नमस्कार। क्या आपको लगता है कि कोई अपने आप को, अपने फैमिली मेंबर को मार सकता है इंश्योरेंस के पैसे के लिए? जी हाँ, ऐसा होता है। अगर आप इसकी न्यूज़ आर्टिकल ऑनलाइन या सर्च करेंगे तो कुछ ही समय पहले आया था कि राजस्थान में एक इंसान ने अपनी वाइफ को 1.9 करोड़ के टर्म इंश्योरेंस के पैसे के लिए गला घोट के मार दिया था। और ऐसा करने से उसको क्लेम तो डेफिनेटली नहीं मिला, क्लेम उसका रिजेक्ट हो गया, वो नॉमिनी था पॉलिसी में, तो ऐसा डेफिनेटली नहीं करें। नमस्कार, मेरा नाम सचिन तेजुजा है और मैं इस वीडियो में आज आपको गाइड करने वाला हूँ टॉप मेन रीजंस या टॉप 5 रीजन आप कह लें, 7 रीजन आप कह लें, जिसकी वजह से एक आपका टर्म लाइफ इंश्योरेंस का क्लेम जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। दोस्तों, टर्म लाइफ क्या होता है ये इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। टर्म लाइफ इंश्योरेंस रिजेक्ट क्यों हो सकता है, उसके रिजेक्शन कैसे अवॉइड कर सकते हैं उसके टिप्स दूंगा, और वो सब सावधानी लेने के बाद भी अगर आपका टर्म लाइफ इंश्योरेंस का क्लेम रिजेक्ट हो जाता है तो आपके पास क्या क्या सोल्यूशंस है, क्या रास्ता है वो क्लेम को वापस पाने के लिए, वो भी मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत हेल्पफुल और यूजफुल वीडियो होने वाला है आपके लिए। बहुत सारा नॉलेज और गाइडेंस मैं आपको इसके अंदर दूंगा और मेरा उद्देश्य यही है कि किसी का टर्म लाइफ इंश्योरेंस या कोई भी लाइफ इंश्योरेंस क्लेम कभी भी रिजेक्ट ना हो और हमेशा वो क्लेम मिलता रहे। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस उसके लिए जाती है कि जब जो मेन ब्रेड अर्नर की डेथ हो जाती है तो परिवार पे फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं आए। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि व्हाट इज टर्म लाइफ इंश्योरेंस। दोस्तों, टर्म लाइफ इंश्योरेंस जैसे उसकी टर्मोलॉजी में उसका मीनिंग आता है एक पर्टिकुलर टर्म, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड के लिए ये टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया जाता है। और ये इसका मेन पर्पस या मेन उद्देश्य क्यों होता है कि कोई भी इंसान एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस क्यों लेता है। तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस उसके लिए लिया जाता है कि जो भी मेन ब्रेड अर्नर है फैमिली का, जिसकी कमाई से घर के खर्चे चलते हैं, बच्चों की पढ़ाई होती है, कपड़े, खाने, घर का मेंटेनेंस या रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ये सब जो रोज़मर्तबा के खर्चे हैं, ग्रोसरी का खर्चा है, ये सब वो मेन ब्रेड अर्नर के इनकम से आता है। और भगवान नहीं करे या खुदा ना खास्ता ये मेन ब्रेड अर्नर जो है उसके साथ कोई ऐसी इंसिडेंट हो जाती है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है, तो जो फैमिली को लॉस, मेंटल लॉस जो होता है वो तो होता ही है। हाउएवर देयर इज अ फाइनेंशियल लॉस ऑल्सो, क्योंकि जो फैमिली का रेगुलर एक्सपेंसेस है वो बंद हो जाते हैं। तो टर्म लाइफ एक ब्रेड अर्नर अपनी फैमिली को फाइनेंशियल लॉस से बचाने के लिए लेता है, या तो, और ये फाइनेंशियल लॉस जैसे ही उनका कवर हो जाता है, उनकी लाइफस्टाइल जो थी वो पहले से जैसे चल रही थी वैसे ही चलती है वो लाइफस्टाइल। सो टर्म लाइफ ये होता है, और ये टर्म लाइफ के एक सर्टेन प्रिंसिपल्स होते हैं जिस पे वो बेस्ड होता है, जो उसकी फाउंडेशन होती है। तो आज ये आपको मैं फाउंडेशन भी बताऊंगा कि एक तो मैंने आपको बताया कि टर्म लाइफ क्यों लिया जाता है, लेकिन ये जो फाउंडेशन का आपको मैं अभी सेक्शन बताने वाला हूँ ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ से आपको एक अंडरस्टैंडिंग आएगी कि मैं अगर ये गलतियाँ नहीं करूँगा तो मैं आगे जाके मेरे परिवार को मेरे क्लेम लेने में तकलीफ नहीं होगी। सो ये फाउंडेशन, जैसे आपको मैंने बताया कि टर्म लाइफ का एक सबसे बेसिक प्रिंसिपल होता है ह्यूमन लाइफ वैल्यू। ह्यूमन लाइफ वैल्यू यानी कि जो इंसान की जो लाइफ इंश्योर हो रही है उसकी वैल्यू क्या है। वैसे देखा जाए तो इंसान की वैल्यू नहीं हो सकती है, क्योंकि हर एक इंसान किसी के लिए बहुत सारा वैल्यू लेके लाइफ में रहता है। जैसे एक हस्बैंड एक वाइफ के लिए बहुत वैल्यू कैरी करता है, एक वाइफ भी हस्बैंड के लिए बहुत वैल्यू करती है, एक बच्चा अपने फादर के लिए बहुत वैल्यू करता है और फादर सब्सिक्वेंटली एक बच्चे को बहुत वैल्यू करता है। अगर इन टर्म लाइफ के टर्मिनोलॉजी या टर्म लाइफ के पर्सपेक्टिव से मैं अगर देखता हूँ तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का ये इस टर्म लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट का फाउंडेशन होता है कि आपकी जो इनकम है उसको एक सर्टेन मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई किया जाता है आपके एज के अनुसार, और एक ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकाली जाती है, और ह्यूमन लाइफ वैल्यू के हिसाब से आपका कवर डिसाइड किया जाता है। तो आज ये एक फाउंडेशन है ह्यूमन लाइफ वैल्यू, जैसे मैंने कहा वो आपकी इनकम के बेस होता है। तो जब भी आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले, आपकी इनकम जो है, आपकी मेन कोर इनकम जो है वो सही तरीके में डिक्लेयर करें, उसमें कोई भी आप ऊपर नीचे नहीं करें या अंदाज़न नहीं डालें जो इनकम, क्योंकि जो इनकम आप डिक्लेयर करेंगे वो आपके प्रपोजल फॉर्म में जाएगा। तो ये एक फाउंडेशन की बात मैंने कह दी। दूसरी थी कि टर्म लाइफ की इंश्योरेंस की जो क्लेम रिजेक्ट होती है वो होती है इनएक्यूरेट या फॉल्स इन्फॉर्मेशन देने के लिए। दोस्तों, आप जब भी टर्म लाइफ इंश्योरेंस खरीदने जाएंगे आपको एक प्रपोजल फॉर्म दिया जाएगा, और वो प्रपोजल फॉर्म में आपके मेडिकल, पर्सनल और फाइनेंशियल डिटेल्स तीनों को कैप्चर किया जाएगा। अब पर्सनल डिटेल्स में आएगा आपका
बेसिक्स आ जाएंगे, जैसे आपका नाम, एड्रेस, आप कहाँ रहते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, ये सब आपके कैप्चर किए जाएंगे। ये आपका हाइट वेट कैप्चर किया जाएगा। तो ये आपके पर्सनल डिटेल्स हो जाएंगे। आपके मेडिकल डिटेल्स भी कैप्चर किए जाते हैं, जैसे आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है, जैसे कि बीपी है, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, ये अगर ऐसा कुछ है, या आप कोई भी मेडिकल कंडीशन है, जैसे कि लेट्स से साइनस है, या आप साइनस के लिए कोई दवाई लेते हैं, ये भी आपको डिक्लेयर करना है। और जो भी आपके मेडिकल कंडीशंस रहे हैं पास्ट में, वो आपको डिक्लेयर करना है। मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेसिफाई करना चाहूँगा, इलनेस आपको जो भी पास्ट में हुई है वो आप डिक्लेयर करेंगे तो वो भी अच्छा रहेगा, ताकि आगे चल के आपको कोई आपके फैमिली मेम्बर्स को कोई क्लेम में दिक्कत नहीं आए। अगर आपको कोविड हुआ है, प्लीज़ डिक्लेयर कर दीजिए, चाहे आप उसके लिए क्वारंटाइन हुए थे या आप हॉस्पिटलाइज हुए थे, आपको डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी है। सो ये पर्टिकुलर हिस्ट्री आपकी मेडिकल हिस्ट्री में आएगी। यहाँ पे प्लीज़ कोई भी गलती मत करिएगा जाने अनजाने में, कि आपने ये डिक्लेयर करने में अगर कोई गलती हो जाती है तो आगे चल के इंश्योरेंस कंपनी को पूरा राइट्स होगा आपके क्लेम को रिजेक्ट करना। अब जो फर्स्ट सेक्शन जैसे मैंने आपको कहा था, वहाँ पे पर्सनल डिटेल्स है, वहाँ पे आपको एक और सेक्शन मिलेगा वो जिसको कहते हैं लाइफस्टाइल हैबिट्स। सो अगर आप स्मोक करते हैं, आप ड्रिंक करते हैं, वो प्लीज़ डिक्लेयर कर दीजिएगा। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि स्मोक और ड्रिंक करते हैं, पर प्रीमियम बढ़ने के कारण वो डिक्लेयर नहीं करते। ये गलतियाँ प्लीज़ मत करना। अगर आप ये गलती करेंगे 100% मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि कल जब क्लेम आएगा आप तो नहीं रहेंगे, हाउएवर आपके फैमिली मेम्बर्स को क्लेम मिलने में बहुत दिक्कत होगी एंड 100% क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा और वो डिस्प्यूट में चला जाएगा। सो मैंने आपको कहा पर्सनल सेक्शन, मैंने आपको कहा मेडिकल सेक्शन। अब आता है आपका इनकम सेक्शन। अब इनकम में आपको अलॉन्ग विथ योर इनकम, दैट इज योर मेन सोर्स ऑफ इनकम, आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस है, आपके इनकम आपको आपके इनकम टैक्स रिटर्न या आपके फॉर्म 16 के अनुसार दिखाना है। आपको आपका मेन इनकम दिखाना है। आपको आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंश्योरेंस कंपनी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। मेन देखेंगे आपका मेन जो कोर एरिया ऑफ बिजनेस या आप जॉब करते हैं वहाँ से आपकी क्या इनकम आ रही है, वहाँ से आपकी एलिजिबिलिटी डिसाइड होगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप प्लीज़ ऑनेस्टली एंड ट्रूथफुली पेश करना। इसमें कोई आप गलत इन्फॉर्मेशन डिक्लेयर मत करना। आपको ज़्यादा कवर चाहिए, इसके लिए आपने वो फिगर्स इन्फ्लेट करके दे दीजिए, ये मत करना, क्योंकि अगर ये क्लेम आपका इन्वेस्टिगेशन में जाएगा तो आपका ये क्लेम डेफिनेटली रिजेक्ट हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन के पार्ट पे भी मैं आपको एक बता देता हूँ कि अगर किसी ने टर्म लाइफ पॉलिसी ली और 3 इयर्स में अगर उसकी डेथ हो जाती है फ्रॉम टेकिंग द टर्म लाइफ पॉलिसी, तो उसको कहा जाता है अर्ली डेथ इन इंश्योरेंस लैंग्वेज। और अर्ली डेथ की हर एक क्लेम जो होता है वो इन्वेस्टिगेशन में जाता है और वो बहुत डीप इन्वेस्टिगेशन में जाता है। अगर यहाँ पे कोई फ्रॉड्स पाए गए तो यहाँ पे क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। चौथी चीज़, आपका जो पर्सनल क्वेश्चनर आता है इसके अंदर, सॉरी मेरा मतलब फाइनेंशियल डिक्लेरेशन आता है आपका इसके अंदर, यहाँ पे आपको ये भी पूछा जाएगा प्रपोजल फॉर्म में कि आपकी कोई एग्जिस्टिंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं क्या। ये प्लीज़ आप एकदम क्लियरली डिक्लेयर करिएगा, यहाँ पे कोई गलती मत करिएगा। आपके पूरे रिकॉर्ड्स निकालिए। अगर आपके पास कोई भी तरीके का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो, प्रोवाइडेड वो वैलिड एंड लाइव होना चाहिए। वो लैप्स पॉलिसी अगर है तो आपको डिक्लेरेशन देने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ पॉलिसीज़ में और इंश्योरेंस पॉलिसी के डिक्लेरेशन में ये कहना चाहता हूँ, चाहे वो एंडोमेंट पॉलिसी हो, चाहे वो मनी बैक प्लान हो, चाहे वो कोई और दूसरी टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो, चाहे वो सेविंग्स प्लान हो, जो भी हो, एज लॉन्ग एज इट इज़ लाइफ इंश्योरेंस आपको डिक्लेयर करना है, क्योंकि वो डिक्लेरेशन के हिसाब से आपकी जो कवर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसमें से जो टोटल अमाउंट एग्जिस्टिंग लाइफ इंश्योरेंस वो आपकी टोटल एलिजिबिलिटीज में से माइनस करके आपको एक फाइनल कवर अमाउंट दिया जाएगा। तो ये था कि इनएक्यूरेट डिस्क्लोजर नहीं करना है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, या जाने अनजाने में कोई गलती नहीं करनी है प्रपोजल फॉर्म भरने में। मैंने आपको एक डिटेल में बता दिया कि प्रपोजल फॉर्म में क्या क्या पूछा जाएगा। आपको एक और चीज़ पूछी जाएगी प्रपोजल फॉर्म में, आपके मेडिकल हिस्ट्री ऑफ योर पेरेंट्स के बारे में। ये भी आपको सही तरीके में डिक्लेयर करना है। किसी को ब्लड प्रेशर था क्या, किसी को अगर वो अलाइव है तो ठीक है, अगर उनकी डेथ हो गई तो क्या रीज़न की वजह से डेथ हुई थी, क्या एज में डेथ हुई थी, ये सब आपको देना होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आप प्लीज़ एक्यूरेटली दीजिएगा। अब मैं आता हूँ कि नाउ इज द सेकंड सेक्शन की आपके टर्म लाइफ के जो रिजेक्शंस होते हैं क्लेम्स के जो मैंने देखे, वो मैं आपको इधर ये वीडियो में पूरा क्लियरली बता देना चाहता हूँ। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया कि अगर कोई भी नॉमिनी है और वो अपने जो इंश्योर्ड लाइफ है, जिसकी लाइफ इंश्योर्ड है, उसका अगर लेट से वो मर्डर कर देता है या उसको मार डालता है फ्रॉम द इंटेंशन ऑफ गेटिंग द इंश्योरेंस मनी, तो ये सिचुएशन में इंश्योरेंस कंपनी 110% आपका ये क्लेम रिजेक्ट कर देगी। ये क्लेम पास नहीं होगा
और वो क्लेम पूरा वेस्ट चला जाएगा, बिकॉज जो नॉमिनी डेडिकेट हुआ था वो नॉमिनी ही ने एक मैनिफाइड इंटेंशन से इंश्योर्ड का मर्डर किया है या उसको मार दिया है, और बिकॉज ऑफ द मैनिफाइड इंटेंशन ये क्लेम पूरा रिजेक्ट हो जाता है। तो ये सिचुएशन प्लीज़ कभी मत करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं वो आदमी को मार के वो क्लेम ले लूँगा, तो ऐसा नहीं होगा। ये गलती प्लीज़ कभी मत करिएगा। आपको वैसे भी कॉन्शियसली नहीं मानना चाहिए, बट डेफिनेटली ये जो भी ये गलती करते हैं, ये आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ऐसे करने से आपको क्लेम नहीं मिलने वाला है। तो मैनिफाइड इंटेंशन की वजह से आपको क्लेम नहीं मिलेगा, ये फर्स्ट रीज़न एक है। दूसरा रीज़न ये है कि आपने पॉलिसी ली और फर्स्ट ईयर में सुसाइड हो जाता है। हाँ दोस्तों, फर्स्ट ईयर में सुसाइड नहीं कवर होता है, कोई भी पॉलिसी में कवर नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंश्योरेंस लेके सेकेंड ईयर में सुसाइड कर दीजिएगा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता, बट फर्स्ट ईयर में सुसाइड कवर नहीं होता। तो दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ टर्म लाइफ इंश्योरेंस के क्लेम्स रिजेक्ट हो जाते हैं। दूसरी चीज़ है, जिससे मैंने पहले भी कहा था, प्रपोजल फॉर्म आपको एक्यूरेटली और क्लियरली भरना है। आपका प्रपोजल फॉर्म जो है, इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डिक्लेरेशन एंड द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड द इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस गुड फेथ के प्रिंसिपल पे चलता है। आपका जो प्रपोजल फॉर्म आपने भरा है वो इंश्योरेंस कंपनी उसके फेस वैल्यू पे एक्सेप्ट करती है, उसके अंदर कोई इन्वेस्टिगेशन एक्सेप्ट फॉर मेडिकल्स नहीं होता। तो आपने यहाँ पे कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन भरा, आगे चल के जब क्लेम आएगा, खास करके अर्ली डेथ पीरियड और इन्वेस्टिगेशन में, वहाँ पे वो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। तीसरी चीज़ है, आपने अपनी प्रोफाइल करेक्टली डिक्लेयर नहीं की। लेट्स से आप एक फॉरेस्ट ऑफिसर है फॉर एग्जांपल, और आप फॉरेस्ट में ड्यूटी करने जाते हैं, लेकिन आपने आपके प्रोफाइल सेक्शन में नेचर ऑफ जॉब में यही डिक्लेयर किया है कि मैं जो जॉब करता हूँ वो एक डेस्क जॉब है और मैं फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ और मैं फॉरेस्ट ऑफिस में बैठा रहता हूँ और अपना काम करता हूँ, मैं फॉरेस्ट के अंदर नहीं जाता। समझो आपने अगर ऐसा किया है और बाद में लेट्स से आप फॉरेस्ट में गए हैं और वहाँ पे जो भी इंश्योर्ड है वो फॉरेस्ट में गया फॉर एग्जांपल, और वहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ स्नेक बाइट। ये जब इन्वेस्टिगेशन में बाहर आएगा कि रीज़न ऑफ डेथ दिया जाएगा, डेथ सर्टिफिकेट की स्नेक और या एनिमल बाइट की वजह से हुआ था, तो ये क्लेम डेफिनेटली रिजेक्ट होना है। तो आपकी प्रोफाइल को आपको सही बताना है। आपकी अगर प्रोफाइल रिस्की है तो इंश्योरेंस कंपनी अकॉर्डिंगली वो प्रीमियम ज़्यादा ले सकती है। तो एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे बहुत सारे लोग आर्म्स एंड एमिनेशन टेस्टिंग का काम करते हैं गवर्नमेंट ऑफिस में, तो उनकी प्रोफाइल बहुत रिस्की होते हैं। बहुत सारे रिस्की प्रोफाइल्स होते हैं, जैसे स्टंटमैन होते हैं मूवीज़ में, जैसे एक्टर्स होते हैं मूवी में जो कुछ स्टंट्स करते हैं, जैसे कोई बाइक रेसर्स होते हैं, कार रेसर्स होते हैं, वहाँ पे वो स्टंट्स करते हैं, तो उनकी प्रोफाइल इंश्योरेंस कंपनी के लिए बहुत रिस्की होती है। कोई माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं, कोई बंजी जंपर्स होते हैं, ठीक है, तो कोई मतलब काफ़ी सारे रिस्की प्रोफाइल्स होते हैं एज पर इंश्योरेंस कंपनी गाइडलाइन। तो आपको आपका प्रोफाइल ऑफ वर्क बहुत डिटेल में बताना है, आपको कोई भी वहाँ पे मिस्टेक्स नहीं करनी है। यहाँ पे मिस्टेक्स करने की वजह से आपके टर्म लाइफ इंश्योरेंस के क्लेम्स रिजेक्ट हो सकते हैं। थर्ड चीज़ जो है आपकी लाइफस्टाइल हैबिट्स। अगर आप स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं और आप ये डिक्लेयर नहीं करते हैं जाने अनजाने में, या प्रीमियम बढ़ने के डर से आप डिक्लेयर नहीं करते, यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। अब वो कैसे रिजेक्ट कर सकती है आपके बताओ, जब अगर आपके डेथ सर्टिफिकेट में ये दिया गया डेथ वाज डन ड्यू टू एक्सेसिव सिगरेट स्मोकिंग या अल्कोहल एक्सेसिव लेने से आपकी डेथ हुई है, तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी आपकी प्रपोजल फॉर्म को चेक करेगी और वहाँ पे अल्कोहल इनटेक नहीं लिखा हुआ था और यहाँ पे एक्सेसिव अल्कोहल है, तो ये चीज़ें मैच नहीं करेगी और यहाँ पे क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। पांचवी चीज़ ये है कि अभी आपने अगर कोई भी सेल्फ इन्फ्लिक्शन किया है या सेल्फ अब्यूज़ किया है या आपने ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग किया है और जिसकी वजह से डेथ हुई है, सेल्फ इंटॉक्सिकेशन किया है, एक्सेसिव इंटॉक्सिकेशन किया है जिसकी वजह से डेथ हुई है, ये सिचुएशन में भी इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम डिनाई कर सकती है। तो यहाँ पे आपको ये सब सावधानियाँ बरतनी है कि मैंने प्रपोजल फॉर्म बरोबर पढ़ा और मुझे ये सावधानियाँ बरतनी है कि मैं ये गलतियाँ नहीं करूँ जिसकी वजह से टर्म लाइफ के मेरे क्लेम्स को रिजेक्शन मिले। अब आपने ये सब सावधानियाँ बरत ली, आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी आपका क्लेम रिजेक्ट होता है, तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक पिन लिंक डाला है इंश्योरेंस समाधान का, वेयरइन यू कैन कम ऑन टू माई लिंक, लॉग इन योर ग्रीवेंस विथ मी एंड मैं पूरे आपका केस देख के उसमें आई विल हेल्प यू टू ओपन अप द केस अगेन एंड गेट यू द क्लेम। एक और चीज़ आप कर सकते हैं, अगर आपके क्लेम्स रिजेक्ट हो गए हैं तो आपकी जो आप खुद भी कर सकते हैं,
आप IRD जो हमारे देश में इंश्योरेंस का रेगुलेटर है, जैसे RBI बैंक्स का रेगुलेटर है, IRD इज़ द रेगुलेटर फॉर इंश्योरेंस कंपनीज। आप IRD के वेबसाइट पे जाके एक कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं या आप उनको ईमेल कर सकते हैं। ये वीडियो के नीचे मैंने अभी वेबसाइट और जो ईमेल का लिंक है दोनों डाल दिया है आपके लिए। आप वहाँ पे क्लिक करके जा सकते हैं, आप देख सकते हैं। उसके पहले आपको आपके इंश्योरेंस कंपनी ग्रीवेंस सेल में जाना है। ग्रीवेंस सेल की ईमेल ID, फ़ोन नंबर, ये सब कुछ आपको पॉलिसी के मेन पेज पर मिलता है। तो इंश्योरेंस IRD का जो वेबसाइट है वो आपको गूगल पे आप बीमा सेवा करके टाइप करके डालेंगे तो वहाँ पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप आपके कंप्लेंट्स रेज कर सकते हैं या नीचे दिए गए लिंक पे आप मुझे डिटेल्स या दे सकते हैं, जो मेरा इंश्योरेंस समाधान का लिंक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। ये गलतियाँ मत करना टर्म लाइफ लेते समय। अगर आपको टर्म लाइफ के बारे में और भी कुछ समझना है मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल और नॉलेजेबल लगा हो एंड आपको गाइड किया हो, आपके काफ़ी सारे सवालों का जवाब दिया हो। आपको और कोई भी सवाल है टर्म लाइफ के बारे में तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर कॉल करें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू।